Hello, good morning, students. Today's class we will discuss the topic that is blood vessel, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल में पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने बताया था कि हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल, ये तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। तो आज हम लोग ब्लड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और हर टॉपिक को ढंग से समझेंगे, क्योंकि इनमें भी क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेन एंड कैपिलरीज। तो हर टॉपिक को इजीली आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्लड वेसल एक ऐसी वेसल्स होती है, एक ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हेल्प करती हैं। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज़ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं कि आर्टरीज क्या होता है, वेन क्या होता है और कैपिलरीज क्या होती है। तो देखिए, इस डायग्राम के अंदर जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड लेट मी टेक, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आर्टरी है यहाँ पर आपको मोटे शेप का दिखाई दे रहा होगा, है ना। उसके बाद, उसके जस्ट बाद आर्टियोल्स होता है आर्टरी से छोटी सी, मतलब थोड़ी थिन, आर्टरीज जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। आर्टरी, आर्टियोल एंड देन कैपिलरी, यानी कि जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाती है, और फिर सेल के अंदर जो है वो कैपिलरीज ब्लड को लेकर जाती हैं। छोटी छोटी कैपिलरीज, बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड को सेल तक लेके जाती हैं, और उसके बाद कैपिलरीज से ब्लड जो है वो सेल के अंदर एंटर कर गया, और फिर सेल के थ्रू ही, सेल से कैपिलरीज के थ्रू ही वेन्स और वेन्यूल्स के अंदर हमारे ब्लड एंटर करते हैं। अब आपको पता है वेन्यूल होगा थोड़ा थिन वेन्स, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने वाला। उसके बाद आपका आ जाता है वेन, और फिर वेन से सीधा ब्लड कहाँ एंटर कर जाता है, हार्ट के अंदर एंटर कर जाता है। तो आर्टरी और वेन्स को जोड़ने वाला, मतलब कनेक्ट करने वाला, हमारा कैपिलरीज कहलाता है। तो कैपिलरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि वही एक ऐसा सिस्टम है जो कम्युनिकेट करता है दो चीज़ों के बीच में, दो चीज़ों को लिंक करने में हेल्प करता है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे एक डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आर्टरीज़ का डायग्राम है, वेन्स का डायग्राम है और कैपिलरीज़ का डायग्राम है। तो आर्टरी आपको थोड़ा सा थिक दिखाई दे रहा होगा, वेन थोड़ा सा थिन दिखाई दे रहा होगा, और कैपिलरीज़ तो वन लेयर की होती है, तो ये सबसे ज़्यादा थिन होती है। और यहाँ पर एक्चुअली ब्लड का मतलब एक्सचेंज होना होता है, तो इसीलिए इसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत बहुत कम होती है। इस डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आर्टरी और वेन में डिफरेंस होता है। और हालांकि तीनों में आप देखेंगे तो आउटर लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है, इंटरनल ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है, और इंटरनल को ट्यूनिका इंटरना कहा जाता है। और ल्यूमन में देखेंगे आप डिफरेंस। ल्यूमन का मतलब होता है द स्पेस थ्रू विच एनीथिंग कैन बी एंटर्ड और एग्जिट। तो ब्लड वेसल के अगर आप ल्यूमन में देखेंगे तो ल्यूमन आर्टरीज़ का बहुत पतला होता है और वेन्स का मोटा होता है। यानी कि इससे हमें अब एक दो चीज़ें और समझ में आ रही हैं। क्या? कि आर्टरीज़ के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। तो आर्टरीज कैरी अवे, देखिए, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट से ब्लड को लेके जाने में हेल्प करती है आर्टरी। तो कौन सी ब्लड होगी वो वही होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
नाउ वेन, वेन क्या करता है बेटा, वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ लेकर आता है। तो दो चीज़ें, दो तो आपको यही समझ में आ गया कि एक जो है ब्लड को लेके जाती है और दूसरी ब्लड को लेकर आती है। अच्छा, आर्टरी जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने में हेल्प करती है, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में समझाया था। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेकर जाती है, ये एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाती है और वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है। आर्टरी डीपली सीटेड मतलब बहुत अंदर की तरफ होता है। हमारी आर्टरी जो है हमारे शरीर के मतलब स्किन से बहुत अंदर की तरफ होता है, लेकिन वेन जो होता है वो सुपरफिशियली मतलब हमारे सरफेस के ऊपर ही लाई करता है, मतलब सरफेस से थोड़ा सा नीचे, स्किन से थोड़ा सा जस्ट स्किन के नीचे। इसकी जो वॉल होती है, ठीक है, यानी कि यू कैन से थिक मस्कुलर वॉल होती है और वेन्स की थिन एंड लेस मस्कुलर वॉल होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि नैरो ल्यूमन होती है आर्टरी के अंदर और वेन के अंदर वाइड ल्यूमन होती है। ब्लड फ्लो विद जर्क, यहाँ पर जर्किंग क्रिएट होता है, मतलब हाई प्रेस, कभी प्रेशर ज़्यादा आएगा, कभी कम प्रेशर आएगा, कभी ज़्यादा प्रेशर आएगा, कभी कम प्रेशर आएगा, तो उसको हम लोग जर्किंग कहते हैं। तो ब्लड फ्लोज विद जर्क, और वेन में क्या होता है, ब्लड फ्लोज विदाउट जर्क। यहाँ बड़े स्मूथली, क्योंकि ल्यूमन बड़ा है ना, तो ल्यूमन जब बड़ा है तो ईजिली ब्लड फ्लो कर सकता है। अच्छा, आर्टरीज़ की जो वॉल्स होती है वो बड़ी इलास्टिक होती है, मतलब इजीली खींची जा सकती है, लेकिन जो वेन्स की वॉल होती है वो नॉन इलास्टिक होती है, मतलब यहाँ पर आप खींचोगे तो वो टूट जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दे डू नॉट कोलैप्स विद एम्प्टी व्हेन एम्प्टी, जब आर्टरी के अंदर अगर ब्लड प्रेजेंट नहीं होगा तो भी कोलैप्स नहीं होती, लेकिन वेन्स जो होती हैं कोलैप्स हो जाती हैं, ठीक है। कोलैप्स का मतलब होता है बिल्कुल सिकुड़ जाना और उनके जो ल्यूमन है वो बंद हो जाना, उसको हम लोग कोलैप्स कहते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब आर्टरी और वेन आपको समझ में आ गया, तो अब हम कैपिलरीज़ को भी पढ़ लेते हैं। तो कैपिलरीज़ वेरी फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत ही पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। आर्टरी ब्रांच इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर आर्टियोल्स एंड फाइनली इनटू कैपिलरीज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टरीज़ के अंदर आर्टरीज से कुछ ब्रांचेज निकलती हैं जिसको हम लोग आर्टियोल्स कहते हैं, और फिर आर्टियोल जो हैं वो कैपिलरीज से कनेक्ट हो जाती हैं। अब ऑल द फंक्शन ऑफ ब्लड्स आर कैरिड आउट थ्रू कैपिलरीज, लाइक डाइजेस्टेड फूड इज पिक्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑक्सीजन from alveoli, carbon dioxide and other waste from every cell and so on। अब ये क्या कहता है कि ब्लड वेसल का काम क्या है। ब्लड वेसल्स के तो बहुत सारे काम हैं, जैसे कि जो फूड मटेरियल को स्मॉल इंटेस्टाइन से ये पिक करता है, मतलब लेता है, और एल्वोलॉय से भी ऑक्सीजन लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हैं उनको रिलीज़ भी करने में हमारा कैपिलरीज़ का ही काम है। तो कैपिलरीज़ तो हमारे हर सेल में, हर बॉडी के पार्ट में फैले हुए हैं, और जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए कहीं कट लग जाता है आपको या चोट लग गई आपको, तो जो ब्लड बाहर निकलता है तो वो बेटा वेन और आर्टरीज से नहीं निकलती, वो आपकी कैपिलरीज से निकलती है। अगर ज़्यादा कट लग जाता है तो हो सकता है कि आपका ब्लड वेसल जिसमें वेन कट गया हो या फिर आर्टरी कट गई हो, ज़्यादा कटने पर। अदरवाइज़ अगर छोटा कटे तो वहाँ पर मतलब कैपिलरीज़ में ही प्रॉब्लम होती है। नाउ कैपिलरीज़ देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो फोर्थ पॉइंट वही लिखा हुआ है, कैपिलरीज़ कनेक्ट आर्टरीज टू वेन, यानी आर्टरी और वेन्स के बीच में कनेक्ट करने में हेल्प करता है हमारा कैपिलरीज़। ये देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम से ही सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अपने लेफ़्ट की तरफ देखेंगे तो दिस इज़ योर आर्टरीज़,
और ये जाल सा जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ कैपिलरी, और उसके बाद आपको राइट की तरफ जो दिखाई दे रहा है दिस इज़ योर वेन। ठीक है, तो ये जो कैपिलरीज हैं वो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर ये आता है कि मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स पता होगा आपको, जैसे कि 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसी में हम लोग पहले ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, दे आर फ्रेगमेंट ऑफ सेल इन द बोन मैरो। अब प्लेटलेट्स जो है बेटा, ये आपके शरीर जैसे ब्लड क्लोट का मतलब होता है जम जाना। ठीक है, जम जाता है, जैसे कट लगता है ना, तो आपका ब्लड, सारा ब्लड तो बाहर आता नहीं है, तो उसका कुछ पार्ट मतलब बाहर आ जाता है, बाकी फिर क्लोट हो जाता है, जम जाता है ब्लड, ताकि और ज़्यादा ब्लड आपके शरीर के अंदर से बाहर ना निकल सके। तो प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल इन बोन मैरो, और ये बोन मैरो के अंदर बनता है बेसिकली। ठीक है, प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये सेल है लेकिन न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। प्लेटलेट्स को बेटा थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ठीक, इसी के बाद हमारे बॉडी के अंदर एक लिम्फ नामक भी सब्सटेंस पाया जाता है। ब्लड तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, अब एक लिम्फ भी पाया जाता है। ठीक है, तो लिम्फ होता है येलो फ्लूइड, इट इज़ लाइट येलो फ्लूइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आरबीसी। मतलब एक ऐसा फ्लूइड जो कि लाइट येलो कलर का है और उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो रेड कलर का अगर आरबीसी होता तो रेड कलर का ही हो जाता। ठीक है, इट कंटेन लेस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड। लिम्फ के अंदर बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं और डाइजेस्टेड फूड भी बहुत। ये बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड वेसल से बाहर की तरफ लिक्विड आ जाता है ना, जैसे जो ब्लड वेसल्स, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल में मूव कर रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है जो थिन वॉल होने के कारण ब्लड वेसल से बाहर जो फ्लूइड आ जाता है वो हमारा लिम्फ कहलाता है। ठीक है, तो इट इज़ अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी ऑफ वुमन। अब ये कहाँ जाएगा, ये कहीं जाएगा तो है नहीं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक अलग तरह का ही सर्कुलेशन बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, इट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। कैसे? फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द हार्ट, यानी बॉडी टिश्यू से सीधा हार्ट के पास आएगा, इसका एक ही डायरेक्शन होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर, अभी जैसे कि मैंने बताया इस सेल के अंदर नहीं जाता, इस सेल के बाहर ही रहता है। नाउ द अदर नेम ऑफ लिम्फ इज़ बॉडी फ्लूइड, इसको बॉडी फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज from the intracellular space which join to form large lymph vessels that finally open to large venules। अब देखिए लिम्फ जिस वेसल के अंदर मूव करता है, अब इनकी एक वेसल भी होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई इनको ऐसे ही छोड़ देंगे कि चलो तुम कहीं भी मूव करो, तुम तो कैपिलरीज से बाहर ही आ गए, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसकी एक वेसल होगी जिसको हम लोग लिम्फेटिक वेसल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल सबसे पहले एंटर करता है बेटा, ये देखिए लिम्फ ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड द इंट्रासेलुलर स्पेस विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ। अब ये जब बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स कैपिलरीज जुड़ जाएंगी तो लार्ज लिम्फ वेसल्स बन जाएंगी, और फिर ये बाद में ओपन होंगी कहाँ? लार्ज वेन्स के अंदर। ये देखिए इस तरह का डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ आपका आर्टरी दिख रहा होगा, एक तरफ वेन दिख रहा होगा, और ये जाल सा दिख रहा होगा जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट कर रखा है। इसके साथ साथ आपको ये ग्रीन कलर की ब्लड वेसल्स भी दिखाई दे रही होंगी, और ये जो वेसल्स हैं इन्हीं को कहा जाता है लिम्फ कैपिलरीज। ये वो वेसल हैं बेटा जो जैसे कैपिलरी से जो ब्लड बाहर आ गई ना, उनको ये कैच करना स्टार्ट कर देता है। तो एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, यू कैन सी द डायग्राम वेयर एवरीथिंग इज़ कंसर्न। ये तो अब तक जो हमने पढ़ा दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, लेकिन क्या प्लांट भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है?
तो यस, प्लांट कैन ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। और प्लांट के अंदर आपको पता है 2 तरह के ही वेसल्स होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम वाटर को रूट से लीफ तक लेके जाता है, यानी टिप ऑफ द प्लांट तक लेके जाता है, और फ्लोएम फूड को, जो भी लीफ या स्टेम जो भी खाना बनाते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, in the case of plant, conducting tissue that is xylem and phloem are responsible for transportation। दूसरे पॉइंट में वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया, ऑक्सीजन कैरी, जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली। फ्लोएम कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसा कि अभी मैंने दोनों पॉइंट आपको समझा दिया। नाउ इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी हॉर्मोन्स मेड बाय द प्लांट इन देयर रूट टिप एंड शूट टिप, यानी कि फ्लोएम का एक और काम है, ये हॉर्मोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरह अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, अब वाटर और मिनरल्स को कौन लेके जा रहा है? जाइलम लेके जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक प्लेस थ्रू 2 काइंड ऑफ एलिमेंट, दैट इज जाइलम टिश्यू, और जाइलम टिश्यू के अंदर ही एक होता है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ठीक है, दोनों नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू हैं और इनकी वॉल जो होती है वो बड़ी थिक होती है, तो वाटर इजीली मूव कर जाता है। ये देखिए, ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। यू कैन सी हाउ द वाटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम। अब अगला आता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम टिश्यू। In xylem, tissue, vessels and tracheids of root, stem and leaf are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all part of the plants। अब जाइलम से बेटा, जाइलम अकेला तो होगा नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे टिश्यूज़, वेसल्स, ट्रैकेट्स, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ताकि वाटर एक जगह से दूसरी जगह पर विदाउट मतलब बाहर निकले मूव कर सके। तो द रूट सेल इन कांटेक्ट विद सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस, मतलब रूट सेल जो है, रूट की जो सेल होती है वो बड़ी पतली सेल्स होती हैं, वो इजीली आयंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नाउ इट क्रिएट द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन बिटवीन रूट्स एंड द सॉइल। अब जब मान लीजिए सॉइल में ज़्यादा आयंस प्रेजेंट है और रूट में कम आयन प्रेजेंट है, तो जैसा कि आपने पढ़ रखा है डिफ्यूज़न में क्या होता है, सॉइल मूव फ्रॉम, मतलब आयन या कोई भी गैस, आयन या जो भी सब्सटेंस है वो मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो कहाँ पर ज़्यादा है? ज़्यादा है आपका रूट के अंदर, कम कहाँ है? ज़्यादा है आपका सॉइल के अंदर, रूट के अंदर कम है। तो इसीलिए सॉइल से रूट के अंदर आपका आयंस जो हैं वो मूव कर जाएंगे। तो दिस प्रोसेस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। नाउ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इट इन इट पास थ्रू द रूट कॉर्टेक्स एंड्रोस। ये आपका स्ट्रक्चर दे रखा है कि किस तरह से, अभी हम देखेंगे डायग्राम अगर है तो हम समझ लेंगे कि किस तरह से मिनरल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब रूट, मतलब सॉइल से रूट तक कैसे मूव करती हैं। नाउ अब जाइलम के अंदर एंटर कर गई, मतलब हमारे सेल, मतलब आयन जो है वो जाइलम के अंदर एंटर कर गई। उसके बाद अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट लिखा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओनली 1 to 2% ऑफ एब्जॉर्ब वाटर इज यूटिलाइज इन द फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दस द रिमेनिंग वाटर कम आउट थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। जैसे कि जितना वाटर वो एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करेगा उसका 1 से 2% ही सिर्फ वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में करता है, बाकी 98-99% वाटर जो है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। यानी कि याद होगा स्टोमेटा के अंदर पोर्स होते हैं, वो पोर्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं।
ना जैसे ही वाटर अगर कम हुआ, स्टोमेटा से वाटर बाहर आया, तो फिर से रूट क्या करता है बेटा, मतलब कंटिन्यू, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी एक जगह अगर वाटर की मात्रा कम हुई, ठीक है, तो वहाँ पर दोबारा वाटर आ जाती है। तो लॉस ऑफ वाटर इज कंपनसेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर टू द लीफ, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ लॉस ऑफ वाटर बाय द लीफ क्रिएट अ संक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम सेल, यानी कि अब जहाँ पर पानी की कमी होगी वहाँ से जाइलम से दोबारा एक संक्शन प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे कि वाटर फिर से उस पोजीशन पर आ जाता है जहाँ पर वाटर ख़त्म हो गया था। Thus the transpiration help in the upward movement of water and the route to the leaf which is called ascent of sap. ये पॉइंट आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, एसेंट ऑफ सैप, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि वाटर रूट से लीफ तक जिस प्रोसेस के थ्रू ऊपर जाता है उस प्रोसेस को हम लोग एसेंट ऑफ सैप के नाम से जानते हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, अब जब हमने वाटर का समझा, जाइलम जब हेल्प कर रहा है, तो इसी तरह हमें अब समझना पड़ेगा फूड के बारे में भी। तो फूड किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब मूव करती हैं। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड अकर इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। जैसा कि अभी आपको मैंने समझाया ना कि भाई फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन क्यों? क्योंकि बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा है, सब कुछ अंदर ही है, मतलब सेल, मतलब प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसका नाम ट्रांसलोकेशन जानते हैं। और एक वेसल्स के थ्रू मूव करती है जिसको हम लोग फ्लोएम के नाम से जानते हैं। फ्लोएम एमिनो एसिड और हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, जैसा कि मैंने अभी लास्ट में आपको समझाया था, पहले समझाया था। नाउ दीज सब्सटेंस आर इजीली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट, फ्रूट, सीड एंड अदर ग्रोइंग ऑर्गन्स। ये उस जगह पर ट्रांसपोर्ट करती हैं जहाँ पर ये जो सब्सटेंस है वो स्टोर हो सके। नाउ द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस in the sieve tube with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction. अब ये जो ट्रांसलोकेशन होता है ये बेटा वन डायरेक्शन नहीं है, ये दोनों डायरेक्शन है, ये ऊपर से नीचे भी जा सकती हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। तो और जो हेल्प करता है वो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल हेल्प करते हैं ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में। ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं, वहाँ पर हम लोग डिफ्यूज़न प्रोसेस पढ़ा था, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा। 2 वीडियोज़ हैं ट्रांसपोर्टेशन की, एक ये और एक लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो। तो इन दोनों वीडियो को ढंग से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, उसके बाद इसके नोट्स बनाएंगे। फिर अब अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग एक्सक्रीशन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।